लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन अर्जित कर चुकी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर रजिस्टर्ड सीए नुपुर अग्रवाल जी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल, क्रिएटिव और इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए प्रसिद्ध हैं। सीए नुपुर अग्रवाल जी बहुत से गवर्नमेंट ऑडिट्स जैसे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिट, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के इंटरनल ऑडिट के साथ ही साथ बहुत से बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केजीएमयू, एसजीपीजीआई आदि के ऑडिट्स का कार्य भी कुशलतापूर्वक कर चुकी हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, अकाउंट वर्क्स और कंपनी लॉ मैटर्स में एक्सपर्ट सीए नुपुर अग्रवाल जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नुपुर अग्रवाल है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। आई वुड लाइक टू थैंक बिजनेस पाठशाला कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया इस सेशन के लिए, क्योंकि आज मैं आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझिए कि बुक कीपिंग क्या होता है या अकाउंटिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब होता है हम अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि सपोज हमने एक छोटा सा परचेज किया, तो हमने उस परचेज को क्या किया, उसका एक वाउचर बना लिया। हमने एक वाउचर काट दिया और हमने उसमें डाल दिया कि हमने इतना सामान परचेज किया है इस पर्टिकुलर पर्सन से और हमने उसको इतना इतना पेमेंट किया है। सपोज हमने कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ परचेज करी है 10,000 रुपीज़ की और हमने उसको पेमेंट किया है 4,000 रुपये का, तो हम जो अपना पेमेंट का वाउचर बनाएंगे वो 4,000 का बनाएंगे, लेकिन जो अपना परचेज का वाउचर बनाएंगे या परचेज का जो हमको बिल मिलेगा वो हमको 10,000 रुपीज़ का ही मिलेगा। तो बुक कीपिंग क्या होता है कि इन्हीं परचेज के बिल्स को या जो हमने पेमेंट किया है उसके कैश के पेमेंट रिसिट्स को या जो हमने कैश को रिसीव किया है उसकी कैश की रिसिट्स को हम क्या करते हैं, इन हर एक रिसिप्ट को, हर एक वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं। हर एक वाउचर को रिकॉर्ड करके वो अपने पास एक फाइल मेंटेन करते हैं और उसमें उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं, ताकि हम अपने जो अकाउंटिंग है, ताकि हम अपनी जो रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं अपने ट्रांजैक्शंस की आगे जाके, वो हम आसान कर सकें। तो सबसे पहले और मेन बुक कीपिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जितने भी मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने आपको एग्जाम्पल दिया परचेज का। दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज हमने सेल करी। हमने सेल क्या करी, हमने सेल करी 15,000 रुपये की, लेकिन हमने अभी से 4,000 रुपये कैश रिसीव करे हैं और हमने बाकी के 11,000 रुपये अभी कैश रिसीव नहीं करे हैं या बैंक में हमारे पैसा नहीं आया है, तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम उतने की उधारी अपने कोई भी पर्सन को जिसको हमने सेल करी है, फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टर ए को सेल करी है, तो हम मिस्टर ए के नाम पे उतना पैसा उधार ही रखेंगे, हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल की एंट्री करेंगे। हम जो हमने सेल किया है उसका वाउचर अपने पास रखेंगे और उसके अगेंस्ट जो हमने कैश रिसीव किया है या जो बैंक में पैसा हमने रिसीव किया है उसकी जो रिसिट है उसको अपने बुक्स में मेंटेन करेंगे। उसके अलावा जो 11,000 है उसका कोई भी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। वो रिकॉर्डिंग अपने आप होती जाएगी जब हम बुक्स को मेंटेन करेंगे, और वो कैसे होगी ये हम आगे जाके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बुक कीपिंग में जितने भी मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, और उनको रिकॉर्ड करने के बाद हम उसकी लेजर एंट्रीज बनाते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? बुक कीपिंग का मतलब है कि हम डेली अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेली अपने ट्रांजैक्शंस को मतलब हमने कोई भी खर्चा किया, हमने सपोज अपने दुकान के लिए कोई भी हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया, हमने अपने शॉप के लिए सपोज कोई हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम करवाया, हमने उसका खर्चा किया। तो हम हर एक खर्चे को या अपनी हर एक इनकम को हमने सेल करी, हमने आज 10 लोगों को सेल करी या 15 लोगों को सेल करी, तो हम क्या करेंगे, अपने हर एक सेल को, मतलब हम क्या कर रहे हैं बुक कीपिंग में कि अपने डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वो ही फॉर्म करता है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि अगर हमने बुक कीपिंग नहीं करी तो हम अकाउंटिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि हमने जब भी बुक कीपिंग करी है तो हमने अपने पास क्या रखा है, वाउचर रखा है।
हमने अपने पास कैश रिसिप्ट का वाउचर रखा है, हमने अपने पास कैश पेमेंट का वाउचर रखा है, हमने अपने पास सेल का वाउचर रखा है, हमने अपने पास परचेज का वाउचर रखा है। उसी के अलावा हमने अपने पास जो खर्चे किए हैं उसका वाउचर भी रखा है। तो हमने वाउचर्स को मेंटेन करना या वाउचर्स को रखना, डेली के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को ही हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के आगे ही स्टार्ट होती है अकाउंटिंग, क्योंकि अगर बुक कीपिंग नहीं होगी, अगर हम उन वाउचर्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, अगर हमें नहीं पता होगा कि हमने कितने की परचेज करी है या कितने की सेल करी है, तो हम उसकी अकाउंटिंग कभी भी नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग करने का मतलब है हम हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, ताकि हमको क्या पता चल सके, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमें ये पता चल सके कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, या हमें ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस में हमको लॉस कितना हुआ है। हमारा प्रॉफिट या लॉस हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं, मंथली बेसिस पे देख सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे देख सकते हैं, या ईयरली बेस पे देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको अपने बिजनेस को कैसे आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस को डेली रिकॉर्ड करेंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डेली व्यू कर पाएंगे। और अगर आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेली ना रिकॉर्ड करके वीकली रिकॉर्ड करते हैं, या फोर्टनाइटली रिकॉर्ड करते हैं, या क्वार्टरली या मंथली, जैसे भी उसको रिकॉर्ड करते हैं, आप अपने बिजनेस की पोजीशन को वैसे वैसे चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक कीप करनी है। बुक कीप मतलब आपको अपनी बुक्स को रखना है, आपको अपने वाउचर्स को मेंटेन करना है, आपको अपने वाउचर्स की एक फाइल बनानी है और उसमें रिकॉर्ड करते जाना है कि आज हमने इतनी परचेज करी है, आज हमने इतनी सेल करी है, आज हमने यहाँ खर्चा किया है, और आज हमने ये इनकम अर्न करी है, या आज हमने बैंक में इतने पैसा जमा किया, या आज हमने कैश इतना मिला। तो इन सब की ही रिकॉर्डिंग आपको अपने पास रखनी है, जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के आगे ही हम बढ़ेंगे, और एक स्टेप आगे जो है वो है अकाउंटिंग, जो हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। बुक कीपिंग दो तरह की होती है। पहली बुक कीपिंग तरह की होती है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। पहले मैं बता दूं, सिंगल एंट्री सिस्टम अब हमारे प्रिवेल नहीं करता, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कैश के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हमने कोई भी परचेज करी, तो हमने कैश में परचेज करी, हमने क्या एंट्री करी, हमने करी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सपोज हमने मिस्टर ए से परचेज करी, और मिस्टर ए से हमने क्रेडिट पे परचेज करी। क्रेडिट पे परचेज मतलब कि हमने क्या किया कि आज हम परचेज करके अपना सामान ले जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको पैसे नहीं देंगे, अभी हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम आपको 10 दिन बाद आपको पेमेंट कर देंगे। हमें उस केस में एंट्री करनी चाहिए थी मिस्टर परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को हमें क्रेडिटर बनाना चाहिए था। क्रेडिटर क्या होता है, उधार, मतलब कि हमने उनसे उधार लिया है, तो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है कि उनको हमें आगे पेमेंट करना है, तो हम उनको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां हम क्या करते थे, वहां हम सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, और जो असेट और लायबिलिटी का स्टेटमेंट होता था वो हम अलग बनाते थे। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट अब प्रिवेल नहीं करता, बिकॉज कोई भी बिजनेस होगा उसमें ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हमने कैश में परचेज तो करी है, लेकिन कल के दिन हमारे सर पे एक उधारी भी है जो हमको देनी ही देनी है। आज हमने सेल तो कर दी है, आज हमने सेल करी है 20,000 रुपये की, लेकिन किसी पर्सन ने हमको 10,000 रुपये दिए, तो क्या ये बिजनेस के लिए जानना ज़रूरी नहीं है कि 10,000 रुपये हमें कल के दिन किसी से लेने बचे हैं? तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करें और अपने क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते जाएं। इस वजह से आज के दिन पे सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रिवेल नहीं करता है, डबल एंट्री सिस्टम प्रिवेल करता है, जहाँ पे हम एक जने को डेबिट करते हैं और दूसरे जने को क्रेडिट करते हैं। हम सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रीज नहीं करते हैं, हम कैश के अलावा भी जो एंट्रीज होती हैं वो भी करते हैं। यानी कि अगर हमने उधारी पे परचेज किया हुआ है या उधारी पे हमने सामान किसी को दिया हुआ है, तो हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो डबल एंट्री का क्या मतलब होता है? डबल एंट्री का मतलब होता है कि हम दो तरफ की एंट्री कर रहे हैं। दो तरफ की एंट्री करने का मतलब है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी से एक तरफ एक चीज़ ले रहे हैं तो एक तरफ एक चीज़ दे रहे हैं, हमेशा क्या होता है, इसका बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी शॉप पे गए, तो हमने क्या किया, हमने कोई 500 रुपीज़ की चीज़ परचेज करी, तो हमने क्या किया, वो चीज़ हमारे पास आ गई और हमने क्या किया, हमने अपने पास से 500 रुपीज़ उसको पे कर दिए। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया,
या हमने अपने बैंक से पेमेंट किया, यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया, तो हमारे बैंक से या हमारे बैंक से पेमेंट गया और हमारे पास क्या हो गई, वो गुड्स आ गई या वो चीज़ आ गई जो हमने परचेज करी है। तो इस वजह से वो उसको उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, और इसमें हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। तो चाहे हम इसको परचेज के माध्यम से देखें, चाहे हम इसको सेल के माध्यम से देखें, चाहे हम इसको खर्चे के माध्यम से देखें। हमने फॉर एग्जांपल अपने टेलीफोन का बिल रिचार्ज कराया, तो हमने क्या किया, हमने अपने टेलीफोन के बिल को रिचार्ज कराया, हमने टेलीफोन अपना यानी कि हमने अपने मोबाइल के प्रीपेड कनेक्शन को परचेज किया, सपोज 499 का हमने परचेज किया, तो हमने क्या किया, 499 रुपीज़ का अपना कनेक्शन लिया, 3 मंथ्स का हमने सब्सक्रिप्शन लिया, 3 मंथ्स का हमने प्रीपेड अपना रिचार्ज कराया और 499 रुपीज़ हमने दे दिए। तो हम एंट्री क्या कर देंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, व्हाटएवर आपने कैसे पेमेंट किया हो, कैश से पेमेंट किया हो तो आप कैश में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है तो आप बैंक की एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है, किसी भी एंट्री का डबल इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और समझा दूँ कि सपोज आपने कोई सेल करी है और आपने सेल सपोज 20,000 की करी है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी, 20,000 की आपने सेल करी है, 20,000 की सेल में आपको 10,000 कैश मिल गया है, बाकी का 10,000 आपको कैश नहीं मिला है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या कहा, डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सपोज मिस्टर ए को हमने सेल करी है, तो हम मिस्टर ए को 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे, हम अपने कैश को 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे और सेल को 20,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस डेबिट का और क्रेडिट साइड का दोनों का मेंटेन हो जाएगा। यहाँ भी 20,000 रुपये आ जाएगा और यहाँ भी 20,000 रुपये आ जाएगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंगल एंट्री में हम सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो बैलेंस था वो बिगड़ जाता, क्योंकि सेल तो हमने 20,000 की करी है और हम रिकॉर्ड सिर्फ 10,000 कर रहे हैं। तो इस वजह से डबल एंट्री सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, डबल एंट्री सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है और वही प्रिवेल करता है। इसी वजह से हम डबल एंट्री सिस्टम को आज फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो मैंने आपको समझाया कि पहले का जो मेथड था वो सिंगल एंट्री का था, पहले सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस होते थे। लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में, आज के डिजिटल इंडिया में हमारे ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस कैश से भी हो रहे हैं, बैंक से भी हो रहे हैं, हम उधारी पे भी काम कर रहे हैं, और इस वजह से हमें अब सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो डिमोलिश करना पड़ा, हटाना पड़ा, और हम अपने कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री रखते हैं। मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया कि आपने वाउचर्स मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि वो हो गया आपका मैनुअल बुक कीपिंग। आपने क्या किया, परचेज के बिल को लगाया फाइल में, आपने कैश रिसिप्ट को जो रिसिप्ट है आपकी उसको आपने फाइल में लगाया, सेल के बिल्स को लगाया, आपने अपने एक्सपेंसेस के बिल्स को लगाया। तो आपने क्या किया, आप मैनुअल बुक कीपिंग कर रहे हैं। सेम वेज आपको एक कंप्यूटराइज बुक कीपिंग भी होती है, कॉन्सेप्ट मेथड होता है। कंप्यूटराइज बुक कीपिंग में क्या होता है कि आप जितने भी अपने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, परचेज हो रही है, सेल हो रही है, खर्चा हो रही है, इनकम हो रहा है, तो वो सारा आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर पे भी रिकॉर्ड करते जाते हैं। कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने का ये मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर में एक्सेल फाइल में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे एक आपका ऐप है बिल बुक, जिसको आप यूज़ करके अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। सेम वेज अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक आपका सॉफ्टवेयर है टैली या बिजी, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपनी बुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग एंड फर्स्ट इज मैनुअल बुक कीपिंग, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा कम प्रिवेल करता है, क्योंकि हम सबके हाथों में हमको पता है कि ज़्यादातर फ़ोन रहता ही है, और या तो हमारे पास सिस्टम रहता है, डेस्कटॉप रहता है, जिसमें हम अपने रिपोर्ट को अपने बुक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग एक नया तरीका है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ये फास्टर काम करता है, यानी कि जल्दी जल्दी आपका काम करता है। सपोज आपने उसमें एंट्री करी है, मैं एक टैली का एग्जांपल देती हूँ। टैली में आपने एक पेमेंट वाउचर खोला, तो आपको उसमें कैश को डेबिट या क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ उस पार्टी को डेबिट कर दिया जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, या उस पार्टी को क्रेडिट कर दिया जिससे आपने पेमेंट रिसीव किया है, तो ही आपकी डबल एंट्री हो जाएगी। तो ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा ईजियर काम कर रहा है। इस वजह मैनुअल बुक कीपिंग से इसी वजह से यही जो है वो प्रिवेल करता है। ये कन्वीनियंट है, रिलायबल है, एफिशिएंट है,
और इसके लिए अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग भी अवेलेबल रहती हैं। तो आप उन ट्रेनिंग सेशंस को देख के भी उसको सीख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं और उससे अपनी बुक्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपका मैनुअल बुक कीपिंग है, ये एक पेपर बेस्ड अकाउंटिंग है। जैसे कि पहले खाते मेंटेन होते थे और उसमें एक बुक मेंटेन, उसमें लिखा जाता था कि आज हमने इतने का परचेज किया, कल हमने इतने का परचेज किया, आज हमने इतने का सेल किया, आज हमने इतने के खर्चे किए, और फिर हम उसको मैनुअली हम कैलकुलेटर से रिकॉर्ड करके टोटल लिखते थे कि आज हमने टोटल इतना परचेज किया, या टोटल हमने इतना सेल किया, या आज हमने टोटल इतने का काम किया। तो वो एक पेपर बेस्ड अकाउंटिंग था। अब कंप्यूटराइज में क्या होता है, टोटल आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता है, वो आपको टोटल करके दे देता है। तो ये ट्रेडिशनल वे है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको टोटल करना, कैलकुलेटर लेंगे आप, उसको एक एक चीज़ों को जोड़ेंगे, लिखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैनुअल बुक कीपिंग जो है वो अब प्रिवेल नहीं करता है। मैनुअल बुक कीपिंग हम नहीं मेंटेन करते, हम जनरली कंप्यूटराइज जो है वो बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अब पहले हमने देख लिया बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं कि अपने सारी जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग का प्रोसेस है CRSC, यानी कि कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कलेक्टिंग मतलब हम अपने सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, कि पहले हम अपनी बुक्स को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी बुक्स को कलेक्ट करते हैं, यानी कि हम अपने परचेज के वाउचर्स को, सेल के वाउचर्स को, एक्सपेंसेस के वाउचर्स को, रिसिट्स के वाउचर्स को, पेमेंट्स के वाउचर्स को, इन सबको कलेक्ट करके रखते हैं कि हाँ हमने ये काम किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपकी एक शॉप है, आपने परचेज करना, आपने खुद नहीं परचेज किया, आपने किसी अपने स्टाफ को भेज दिया कि जाइए आप इतना सामान परचेज करके लाइए। अब उसने कितने का सामान आपने उससे बोला था कि 50,000 का परचेज करके लाओ, लेकिन वो गया और जो सामने वाला पार्टी थी उसके पास 40,000 का ही सामान अवेलेबल था और 40,000 का ही बिल उसको मिला, आप वो पर्सन लेके आया। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा ये रिकॉर्ड रखना कि आपने जो सामान परचेज किया है वो 40,000 का ही परचेज किया है, और इसलिए आप क्या कहेंगे, आप अपने स्टाफ से उसका बिल मांगेंगे कि लाइए मुझे बिल शो करिए कि आपने कितने का परचेज करके लाए हैं आप। अगर आपके पास ये, आप अपने एविडेंस को कलेक्ट नहीं करेंगे, आप परचेज बिल को कलेक्ट नहीं करेंगे, तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि जो स्टाफ ने आपके सामान परचेज किया है वो 40,000 का है कि 50,000 का है। तो इस वजह से अपने एविडेंसेस को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना और रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। तो आप अपने सबसे पहले अपने जितने भी वाउचर्स हैं उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। आप उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसकी एंट्रीज करेंगे, आप उसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, यानी कि आप अपने परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने 40,000 में ये सामान ABCD XYZ इतना सामान परचेज किया है और इतना उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसको समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब है कि आप उसकी क्या होगा कि एक बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी। बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर होगा। आप किसी भी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। अगर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, PL अकाउंट होता है और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज और सेल को, हमने जो भी हम सामान परचेज किया, यानी कि जो स्टॉक है। परचेज सेल का क्या मतलब है, परचेज सेल में आप सपोज आपका जो बिजनेस है, आपका बिजनेस सपोज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिजनेस है, यानी कि आप बुक्स के बिजनेस में डील करते हैं। तो आप कभी भी बुक्स खरीदेंगे या आप पेन खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, तो वो आपका क्या होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहलाया जाएगा कि उसको परचेज कहलाया जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी जो भी आपका कोर बिजनेस है जिसमें आप डील कर रहे हैं, उसका अगर आप सामान परचेज करते हैं उसको परचेजेस कहा जाता है। उसके अलावा सपोज आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप जो दूसरा सामान खरीद रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अलावा जो सामान खरीद रहे हैं उसको खर्चे में ऐड किया जाएगा। कभी भी आपका जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान है उसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको हमेशा ही डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि परचेज में रिकॉर्ड किया जाएगा। आपका बुक का बिजनेस है, आपने बुक्स परचेज करी तो वो आपका स्टॉक माना जाएगा, आप उसको स्टॉक कहेंगे। लेकिन अगर यही कोई और बिजनेस होता, फॉर एग्जाम्पल आपका फूड का बिजनेस है, फूड के बिजनेस में आपने क्या किया, आपने बिल्स को प्रिंट करने के लिए आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंगाई, यानी कि आपने एक A4 साइज की रिम मंगाई, आपने एक प्रिंटर की इंक मंगाई।
तो वहाँ जो वो खर्चे हो गए वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हो गए और वो आप अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि आपका कोर बिजनेस आपका क्या है, बुक्स का ही बिजनेस है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ उसको आप परचेजेस में रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैं आपको यही बताई थी, ट्रेडिंग अकाउंट में आप वही चीज रिकॉर्ड करेंगे जो आपके कोर बिजनेस से यानी कि आपके रिलेट करती है। फूड इंडस्ट्री में आपके फूड जो है वो कोर है, तो उसको माना जाएगा परचेज और उसी की सेल मानी जाएगी सेल। और बुक्स के बिजनेस में परचेज आपकी बुक्स है, तो आपको बुक्स को माना जाएगा परचेज और बुक्स की ही सेल को माना जाएगा सेल। तो आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसके बाद आपने जो उसके अलावा यानी कि कोर बिजनेस के अलावा जो आपने खर्चे करे हैं, आपने शॉप पे खर्चा किया है, आपने शॉप के एक्सपेंसेस करे हैं, आपने टेलीफोन का खर्चा किया है, आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया है, आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया है, ये सारे खर्चे क्या होंगे, ये आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे और बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो समराइज करने का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जब अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया तो एक समरी बना ली कि इतना टोटल इस मंथ में, यानी कि वो आप समरी चाहे मंथली बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने बुक्स को डेली रिकॉर्ड करेंगे तो डेली समरी बन जाएगी, अगर आप उसको मंथली रिकॉर्ड करेंगे तो मंथली समरी बन जाएगी, और अगर आप उसको क्वार्टरली या ईयरली रिकॉर्ड करेंगे तो क्वार्टरली या ईयरली समरी बनेगी। तो जैसे जैसे आपने अपने रिकॉर्ड्स करे, अपने ट्रांजैक्शंस को, आपकी समरी बनती जाएगी और आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रू पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। और कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रू पिक्चर के सामने आने के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि आपके एक पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे फोर्टनाइटली, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, चाहे ईयरली, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, जो कि आपको ये बताएगा कि आज तो मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया, आज तो मैंने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, अब मुझे सेकंड क्वार्टर में 10,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न करना है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी आपको आपकी समरी बता देगी। आपकी समरी आपको ये बता देगी कि आपने एक क्वार्टर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे या टेलीफोन पे या किसी भी और चीज़ पे कितना ज़्यादा खर्चा किया है। अगर किसी भी चीज़ पे आपने ज़्यादा खर्चा किया है क्वार्टर में, तो अगले क्वार्टर में उस खर्चे को कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये समरी जो है वो आपको हेल्प करेगी आपके डिसीजंस लेने में, वो हेल्प करेगी कि आपको ये बताने में कि आज जो प्रोडक्ट आप अपना सेल कर रहे हैं और जो आपकी सेल्स जा रही हैं वो सही जा रही हैं, क्या वो 10% 15% हर मंथ या हर क्वार्टर इंक्रीज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आप अपने क्वार्टर्स में अपने डेटा को कंपेयर कर पाएंगे और एक अपना डिसीजन ले पाएंगे कि आगे मुझे अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे उसको रन करना है। तो अकाउंटिंग का ये कंप्लीट प्रोसेस है, जहाँ पे है आप कलेक्ट करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे और फाइनली उसमें से एक पोजीशन निकल के आएगी जिसके बेसिस पे आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको यही बताया, सबसे पहले आप सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कि परचेज का बिल, सेल का बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कोई भी खर्चे का बिल या कैश की रिसिट या बैंक का स्टेटमेंट, वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि बैंक के स्टेटमेंट से ही आपको पता चलेगा कि बैंक में हर महीने में या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने कहाँ पे क्या क्या खर्चा किया है या कहाँ से क्या क्या इनकम आई है। तो एनालिसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद एडिशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस टू जर्नल, मतलब आप उसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने का मतलब है आप डेबिट करेंगे किसी भी एक्सपेंस को और या मतलब कोई भी एंट्री को, और उसी को आपका उसका इफेक्ट देने के लिए क्रेडिट भी करेंगे ताकि आपकी एंट्री जो है वो बैलेंस रह सके डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो आप क्या करेंगे, आपने एडिशन करेंगे ट्रांजैक्शंस टू जर्नल को, फिर आप एंट्रीज पोस्ट करेंगे अकाउंट्स में और उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे, जहां पे आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट की आपकी पोजीशन क्या है। तो अब हम समझते हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो हम एक सिस्टमैटिक, यानी कि हमारा क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आ जाते हैं। सिस्टमैटिक फॉर्म में आने का मतलब है कि वो डेली वाइज जब कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होने लगती है ना, तो उसको एक सिस्टम में आ जाता है, वो एक फ्लो में आ जाती है आपकी चीज़, और आपको धीरे धीरे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चलता रहता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका बनता रहता है। तो आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आ जाते हैं। सेकंड है आपका कि आप अपना प्रॉफिट या लॉस जो है वो एसरटेन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है।
फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब यही है कि आप ये देख सकते हैं कि अपने बैलेंस शीट से आप ये देख सकते हैं कि कितने लोगों को मैंने उधार कितने लोगों से लिया था, मुझे कितने लोगों को पैसे देने बचे हैं और कितने लोगों से पहले पैसे लेने बचे हैं। आप अपने असेट साइड में जहाँ पे आपके डेटर्स होते हैं वहाँ आप ये देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सामान जो है वो बेचा था, उधारी पे बेचा था। तो उससे आपको ये पता चलेगा एट द एंड ऑफ द एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कि आपको इतने लोगों से इतना पैसा लेना भी बचा है। और वहीं दूसरी साइड लायबिलिटी साइड आपको ये पता चलेगा कि कितने लोगों से मैंने उधार पे पैसा लिया था और मुझे कितने लोगों को पैसे देने हैं। तो आपको क्या है कि अपनी पोजीशन जो है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, यानी कि आपके एक्चुअल में हाथ में कितना पैसा है वो आपको अपनी बैलेंस शीट से पता चलता जाएगा, जैसे जैसे अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली कंटिन्यूअसली मेंटेन करते जाएंगे। उसके बाद आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लास्टली फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि सिस्टम वाइज हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते जाएंगे। जो फाइनेंशियल के रिजल्ट्स हैं उसको हम कम्युनिकेट करते जाएंगे। अपने बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करते जाएंगे। बिजनेस के एसेट्स मतलब हमारे पास कैश हो गया, बैंक हो गया, हमारे डेटर्स हो गए, हमारा जो स्टॉक हो गया, ये हमारे क्या है, बिजनेस के एसेट्स हैं। हम उनको प्रोटेक्ट करते जाएंगे। हम अपने मैनेजमेंट को हेल्प करते जाएंगे डिसीजन मेकिंग लेने में कि आज हमें आगे के लिए क्या डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के लिए, क्या हमको सेल्स बूस्ट कैसे करनी है, या हमको अपने एक्सपेंसेस कैसे कम करने हैं, कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। तो वो हमें हेल्प करेगा मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में और अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परचेज और सेल का फिगर बनता जाएगा हमारे जीएसटी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेंटेन होते जाएंगे। बिकॉज एज यू नो कि कोई भी बिजनेस है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना, जीएसटी में रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रिटर्न्स जो हैं वो मंथली भी फाइल होते हैं, क्वार्टरली भी फाइल होते हैं। अगर आपने अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं किया, टाइमली रिकॉर्ड नहीं किया, रेगुलरली रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी मंथली सेल्स कितनी है या क्वार्टरली सेल्स कितनी है, और जिसकी वजह से अपने रिटर्न को टाइमली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम बात करते हैं बिजनेस आइडियाज के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज, जिनसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है खादी मास्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। वर्तमान में मास्क पहनने की आवश्यकता हमारे जीवन का एक एसेंशियल पार्ट बन गया। मास्क की मांग कभी ना खत्म होने वाली लगती है, और समय के साथ साथ मास्क निर्माण देश के सबसे प्रमुख व्यवसायों में से एक बनता जा रहा है। खादी मास्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को केवीआईसी द्वारा बढ़ावा भी दिया जा रहा है, क्योंकि खादी इकाई की स्थापना हमारी सरकार की पहल को एक बड़ी पहचान देने के समान है, जो खादी कपड़ा सामग्री को बढ़ावा देती है। खादी के साथ साथ कॉटन मास्क बनाने का व्यवसाय भी दिन प्रतिदिन बढ़ गया है। इस बात का ध्यान रखें कि मास्क बनाना एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है, और जरूरत पड़ने पर आपको सरकार से हर तरह की मदद भी मिल सकती है। खादी मास्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप 15 लाख की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख की मशीनरी कॉस्ट, 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया और 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ शुरू कर सकते हैं। और इस पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 5 से 7 वर्कर्स की जरूरत होगी। अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है हनी पैकेजिंग यूनिट। शहद एक मीठा चिपचिपा खाद्य पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। मधुमक्खियां पौधों की सीक्रिएशन, पुनर्जन, एंजाइमी गतिविधि और पानी के वाष्पीकरण से शहद का उत्पादन करती हैं। मधुमक्खियां शहद को मोम की संरचना में संग्रहित करती हैं, जिसे मधुकोश कहा जाता है। मधुमक्खियों द्वारा उत्पादित शहद की विविधता इसके वर्ल्ड वाइड कमर्शियल प्रोडक्शन और ह्यूमन कंजम्पशन के कारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें बेकिंग के लिए अट्रैक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज और स्वीटनर के रूप में उपयोग किए जाने पर एक विशिष्ट स्वाद होता है।
अगर आप हनी पैकेजिंग यूनिट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 500 स्क्वायर मीटर एरिया की आवश्यकता होगी, जिसमें आप 10 से 12 वर्कर्स के साथ इस बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आपको लगभग 70 लाख की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें 40 से 50 लाख की मशीन एंड फिक्स एसेट कॉस्ट शामिल है। इन मशीन्स को रन करने के लिए आपको मिनिमम 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। ये सभी प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स आपके बिजनेस के प्रोडक्शन कैपेसिटी पर निर्भर करती है। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है पोट्री बिजनेस। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी और अन्य सिरेमिक सामग्री के साथ बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया है। इन्हें कठोर और टिकाऊ रूप देने के लिए उच्च तापमान पर निकाल दिया जाता है। प्रमुख प्रकारों में मिट्टी के बर्तन, अर्थनवेयर, स्टोनवेयर और पोर्सिलेन शामिल है। एशिया के कई अन्य विकासशील देशों के साथ भारत को मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों के निर्माण और निर्यात करने वाले पहले एशियाई देशों में से एक माना जाता है। पोट्री बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 2 किलोवाट का सिंगल फेज कनेक्शन लेना होगा। वहीं अगर बात करें एरिया की तो आप इस बिजनेस को 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं और इस पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको 3 से 4 वर्कर्स की आवश्यकता होगी। तो आइए अब बात करते हैं इस बिजनेस में लगने वाली लागत की। जी हाँ, आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 2 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की, जो है एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर। एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को तैयार करने, फ्रीज करने, स्टोर करने, परिवहन, पकाने और परोसने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल से बने कंटेनर एकमात्र ऐसे कंटेनर हैं जिनका उपयोग सभी प्रकार के ओवन में किया जा सकता है, जैसे माइक्रोवेव, कन्वेंशनल कन्वेंशन और ब्रायलर। इसकी रिसाइक्लेबिलिटी क्षमता एल्यूमिनियम को एनवायरनमेंट पर सबसे अधिक पर्यावरण के फ्रेंडली मटेरियल में से एक बनाती है, जो प्लैनेट के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं और स्थानीय सरकारों के लिए एक प्रमुख लाभ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक आधुनिक व्यापक एल्यूमिनियम फॉइल निर्माण व्यवसाय स्थापित करना उद्यमियों के लिए एक लाभदायक उद्यम है। और अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 7 से 10 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। वहीं 15 से 17 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। वहीं आपकी 8 से 10 लाख की सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी कॉस्ट भी लगेगी और साथ ही आप इस बिजनेस से लगभग 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की, जो है स्लीपर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्लीपर्स आमतौर पर हर घर में इस्तेमाल की जाती है और ज्यादातर रबड़ से बनी चप्पलों का इस्तेमाल घर में नियमित और रफ इस्तेमाल के लिए किया जाता है। घर पर और बाहर चप्पलों के उपयोग में वृद्धि के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई निर्माता चप्पल बनाने का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। ये एक लाभदायक व्यवसाय है और इसमें कंपैरेटिवली कम निवेश की आवश्यकता होती है। वहीं स्मॉल स्केल पर स्लीपर्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 400 से 600 स्क्वायर फीट एरिया की आपको जरूरत होगी और इस पूरे प्लांट को आप 3 से 4 मैन पावर के साथ यानी वर्कर्स के साथ इजीली रन कर सकते हैं। और रही बात प्रॉफिट की, तो आप इस बिजनेस से लगभग 15 से 20% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज, जिनसे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, सभी को रखना जरूरी होता ही है। जी बिल्कुल, अगर आप अपनी अकाउंटिंग नहीं रखेंगे, आप अपने प्रोसेसेस को मेंटेन नहीं करेंगे, आप ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमने आज के दिन कितनी सेल करी है या हमने जो भी परचेज किया है, जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक हमारे दुकान पे रखा हुआ है, वो कितने का स्टॉक है, तो आप उसके लिए फिर आप ये अनुमान कैसे लगा पाएंगे कि आपने कितना मुनाफा उसमें से कमाया, या अगर आपने मुनाफा नहीं कमाया तो काफी सारी
ऐसी कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे कोई चीजें, सपोज एक परचून की दुकान है तो वहां पे काफी सारा सामान खराब हो जाता है, तो आप उसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आपका कितने का सामान खराब हो, कितने का लॉस हो गया आपको। तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो एक तो यही इम्पोर्टेंट है कि आपको मुनाफा और नुकसान ये आपको पता चलने लगेगा। दूसरा आपको ये है कि आपको ये पता चलने लगेगा कि कितने, क्योंकि अकाउंटिंग जब होती है, क्योंकि हम सारा सामान तो कैश में नहीं सेल करते हैं, हम कुछ लोगों को उधार में भी सेल करते हैं और कुछ लोगों से उधार लेते भी हैं। तो इस वजह से अकाउंटिंग जब हम मेंटेन करेंगे तो हमें ये भी पता चलने लगेगा कि अब हमें कितना उधार मेरे ऊपर बचा है और कितना उधार, कितना अमाउंट ऐसा है जो हमें किसी से लेना है। क्योंकि अगर अकाउंटिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो आपने कहीं लिख के रख दिया और वो सपोज वो पर्ची या वो चीज कहीं चली गई, कहीं गायब हो गई, तो आप फिर उसको याद नहीं रख पाएंगे और सामने वाले से भी आप नहीं कह पाएंगे कि भैया इतना आपको लेना बचा था या इतना आपको देना बचा था। तो इस वजह से अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इन सब चीजों का भी अनुमान लगता जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप साल, जैसे आप सपोज आप बिजनेस एक साल के लिए करने तो नहीं बैठे हुए, आप ये नहीं सोचा कि मैं एक साल करूंगा अगले साल बंद कर दूंगा उसको। तो आप क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। आपने आज किया, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 4 साल पहले मेरी कितनी इनकम थी और 4 साल बाद मेरी कितनी इनकम है। अगर आप अपने बुक्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आप अब कभी भी अपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, यानी कि अपना पीछे आपने क्या गलतियां करी हैं या आगे आपको क्या चीजें सुधारनी चाहिए, ये चीजें आपको पता नहीं चल पाएंगी। फिर आपको ये भी पता चलना है कि सपोज हमने हमारी सेल हुई लेकिन हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हमें उतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनको हमें कम करना चाहिए, या ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमको अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। तो ये जब तक आपका प्रॉफिट का अनुमान आपके सामने नहीं आएगा तब तक के आप अपने उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो अकाउंटिंग है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मैम, हमारा अगला सवाल है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, जैसा कि आप पहले बता चुकी हैं सेशन में, लेकिन फिर से एक यूजर हमसे पूछ रहे हैं, एक दर्शक ने पूछा है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है और इसे हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दोनों ही अलग चीज हैं, बट बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती है, अकाउंटिंग के बिना बुक कीपिंग नहीं हो सकती है। तो क्या होता है कि बुक कीपिंग यानी कि अगर आपके पास परचेज वाउचर नहीं है, आपके पास सेल वाउचर नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो आप बुक कीपिंग का मतलब होता है कि सारी चीजों को आप कलेक्ट करना, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना, सारे जितने वाउचर्स उनको कलेक्ट करना, चाहे सेल के हों, चाहे परचेज के हों, चाहे जितने खर्चे आपने किए हैं उसके हों, आपने कोई लोन लिया है उसका है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना। क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं को बेस लेके, उन्हीं को एविडेंस बना के हम फिर क्या करते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं और अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए बुक कीपिंग मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आप अपनी सारी बुक्स को मेंटेन करेंगे, आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, एंड देन ही आप अकाउंटिंग के थ्रू जाएंगे। बिल्कुल। जैसे अमूमन तौर पे देखा जाता है मैम कि बहुत सारे बिजनेस में काम होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रोजाना एक्सपेंसेस कई सारे हो जाते हैं, तो उनका अगर रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा तो अंत में जाके आदमी को भूलने की ही चीज होगी कि कहाँ एग्जैक्टली, वो कौन सा आप किया भूल है। जाओगे और आप मतलब रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे, आपको ये नहीं पता होगा मैंने खर्चा कितने का किया था एक्चुअल में। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये इसलिए आपको वो वाउचर्स मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। जी जी, शुक्रिया मैम। मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनको कहना चाहूंगा कि अभी हम जूम सेशन के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे, तो आपके पास कोई भी सवाल है तो प्लीज आप उसको जॉट डाउन कर लीजिए और फ्रेम कर लीजिए ताकि आप मैम से सारे सवाल पूछ सकें और अपने समस्याओं का समाधान आप प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते मैम, सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं और अगला सवाल हमारा ये है, एक दर्शक ने हमसे पूछा है, जब हम बिजनेस लोन के लिए बैंक जाते हैं तो हमसे प्रोजेक्ट बैलेंस शीट और आईटीआर मांगा जाता है। तो पहले तो मैम इसके बारे में वो समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली है क्या और इसको हम कैसे सरलता से समझ सकते हैं। यस, जब भी आप बैंक जाते हैं, आप बिजनेस लोन की बात करते हैं, तो बैंक के ऑफिशियल्स जो हैं वो आपसे कहते हैं कि लाइए पिछले साल का आईटीआर लाइए या अपनी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स लाइए। तो हम एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और क्या होता है आईटीआर। तो जी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस बैंक क्या करता है, बैंक आपसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का मतलब आपसे एक समरी मांगता है। जैसे हम अकाउंटिंग के बाद एक समरी मेंटेन करते हैं कि इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है और ये बैलेंस है हमारी बुक्स में, यानी कि हमारा कैश का बैलेंस इतना है, हमारा बैंक का बैलेंस इतना है, इतने हमारे लोगों को उधार देना बचा है, इतने लोगों से उधार लेना बचा है। तो हम इसकी एक समरी बनाते हैं। तो वो इसी समरी को वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं अपने बिजनेस के चलते हुए कि आगे आने वाले 2 साल या 3 साल में उनका जो फिगर है वो क्या रहेगा।
क्या उनका फिगर, क्या जो लोन का फिगर है वो कम हो पाएगा? क्या आपकी सेल आप बढ़ाने में सफलता पा पाएँगे? तो ये जो फिगर है ये बैंक वाले जानना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक वाले तो आज आपको 10 लाख का लोन या 15 लाख का लोन दे देंगे। लेकिन आप उसको रीपे कब करेंगे? 10 साल आगे आने वाले, 10 साल आगे आने वाले, 15 सालों में। तो बैंक वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या आगे आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में जो आपकी ईएमआई बन रही है उस लोन पे, क्या आप उसको देने में सक्षम हैं कि नहीं है? तो उससे इसीलिए वो आपसे अनुमान माँगते हैं, आप ही से आप वो प्रोजेक्शंस माँगते हैं, आप ही से अनुमान आपके बिज़नेस के, खुद के बिज़नेस के माँगते हैं कि आप हमें अपना अनुमान दीजिए कि क्या आपकी सेल होगी आगे आने वाले 2 साल में या आगे आने 3 साल में, जिसकी वज़ह से हम आपको लोन दें। तो इस वज़ह से जो बैंक होती है वो माँगती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स। तो ये हो गया एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स का पार्ट। दूसरा हो गया आईटीआर का पार्ट। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि आपने जो भी पहले इनकम करी है या जो भी आपने अर्निंग्स करी हैं, तो क्या आपने उसकी रिटर्न दाखिल करी है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पे? वो हमेशा 3 साल का आईटीआर आपसे माँगेंगे। तो पिछले 3 साल के आईटीआर के बेसिस पे वो अनुमान लगाते हैं कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी या आपकी जो लोन हम दे रहे हैं, जो बैंक दे रहा है, उसको पे करने की कैपेसिटी कितनी है भी कि नहीं है, आप पे भी कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप पे नहीं कर पाए तो बैंक वालों का तो लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स की भी डिटेल माँगते हैं, जो आप जब देंगे उसके बाद ही वो आपके लोन को आगे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं मैम। एक दर्शक ने हमसे सवाल किया है कि बहुत सारे खर्चों का वाउचर नहीं बन पाता है मैम, तो उसे हम अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्योंकि तमाम ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे कहीं आना-जाना हो गया, कन्वेंस का हो गया, तो उन खर्चों का वाउचर तो बन नहीं पा रहा है। तो ऐसे में वो भी खर्चे इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि हो रहा है बिज़नेस में, तो एग्ज़ैक्टली। उनका रिकॉर्ड कैसे रखना है? बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो जिनका रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, जैसे डेली के चाय-पानी का खर्चा है, उसमें कोई वाउचर नहीं होता, कोई साइन नहीं करके जाता है या कोई एक बिल नहीं देके जाता है। ऐसे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होता है, हमने सामान मँगाया अपना, उसमें किसी ने लोड किया, अनलोड किया उसको, उसके खर्चे होते हैं। तो बहुत जी, सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तो एक ये तरीका है कि आप अपना ये देखिए, अनुमान लगाइए कि फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके ट्रांज़ैक्शंस की। यानी कि जी, एक दिन में कितने ट्रांज़ैक्शंस ऐसे हो रहे हैं या 1 हफ्ते में कितने ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं। उसी के बेसिस पे अगर एक दिन में बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं, सपोज़ 1-2 ट्रांज़ैक्शन है, तो हफ्ते भर का आप एक अनुमान लगा लीजिए कि इतने ट्रांज़ैक्शन होने हैं और इतना अमाउंट अपनी बुक से, कैश से निकाल दीजिए। और उन कैश से खर्चा करते रहिए और एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। और जैसे आप मेंटेन कर लेंगे तो एक सिंगल एंट्री, आप 1 हफ्ते की एंट्री जो है वो पास कर दीजिए अपनी बुक्स में। तो सिंपल से उससे आपका मेंटेन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका हर डे आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपेंस है, तो आप पर डे पे आप एक अमाउंट, सपोज़ ₹1000 ₹2000 आप अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड कर दीजिए और वही आप उतना कैश निकाल लीजिए। तो उससे भी आपके खर्चे जो है वो मेंटेन होते रहेंगे। शुक्रिया मैम। मैम, एक दर्शक हमसे जानना चाह रहे हैं कि बुक्स में लोन की एंट्री कैसे कर सकते हैं वो? जी, लोन की जो एंट्री होती है, कोई भी एंट्री होती है, तो मैंने आपको बताया कि वो 2 अकाउंट को इफ़ेक्ट करती है। यानी कि जभी भी आप लोन लेंगे तो आपके पास बैंक में पैसा आएगा और दूसरी आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी बैंक की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो लोन जो है वो बैंक को वापस देना है। तो लेकिन उसमें आपकी ईएमआई बन जाती है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले बैंक में पैसा आता है, यानी कि बैंक दूसरे बैंक से हमारे बैंक में पैसा आता है, लोन के फॉर्म में। तो हम जी, अपने बैंक को इंक्रीज़ कर लेते हैं, सपोज़ 10 लाख का लोन आया है, तो 10 लाख से हमारा जो बैंक बैलेंस है, बुक्स का बैंक बैलेंस है, हमारी बुक्स का, वो बढ़ जाएगा। लेकिन साइड ही साइड क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 लाख रुपए हमको क्या करना है, बैंक को वापस करने हैं। तो 10 लाख रुपए की हम अपनी एक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़ में 10 लाख रुपए की लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे और उसको हम रीपे करते जाएँगे हर महीने। और उसका जो इंटरेस्ट उसका निकलता है, जैसे 10 लाख तो प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि उसपे इंटरेस्ट जाएगा। कोई भी अमाउंट, सपोज़ हम कह रहे हैं कि 10 साल का हमने लोन लिया है तो 4 लाख 5 लाख का इंटरेस्ट जाएगा उसमें। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो हम अपने पीएल अकाउंट में उसको लिखते हैं और पीएल अकाउंट में हम उसका खर्चा जो है वो क्लेम करते हैं। हम अपने प्रॉफिट को उससे कम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम इंटरेस्ट का दे रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, वो अपनी सेल से ही कर रहे हैं। मतलब हमने जो सेल किया, गुड्स जो सेल हुए, जो पैसा आया, उसी से हम इंटरेस्ट का खर्चा कर रहे हैं। तो वो हम अपने पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। बाकी जो प्रिंसिपल का पैसा है, यानी कि जो लोन 10 लाख का लोन है, उसका पैसा है वो हम हर साल जितना-जितना पे करते जाएँगे, उतना-उतना बैलेंस शीट से अपने कम करते जाएँगे।
तो इस तरह से हम अपने 3 हेड्स को इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो हम अपने बैंक को इंक्रीज़ करते हैं, हम अपनी लायबिलिटी खड़ी करते हैं और हर साल हर महीने जो इंटरेस्ट का खर्चा आता है वो अपनी पीएल की यानी कि जो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की बुक्स है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी, शुक्रिया मैम। आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि क्या व्यवसायी को एक अलग बिज़नेस बैंक अकाउंट खोलना चाहिए? और खोलना चाहिए तो क्यों ज़रूरी है? यस, कोई भी आप अपना क्या कहते हैं नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आई विल प्रेफर कि आप एक नया बिज़नेस अकाउंट ही ओपन करिए। बिकॉज़ सेविंग्स बैंक अकाउंट या जो आपका रेगुलर अकाउंट होता है उसमें बहुत सारी ऐसे खर्चे होते हैं, बहुत सारी ऐसी इनकम होती है जो कि आपके बिज़नेस रिलेटेड नहीं होती है। और जभी भी आप ऐसा कोई अकाउंट मेंटेन करेंगे जहाँ पे बिज़नेस और पर्सनल दोनों ही मेंटेन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बुक्स को मेंटेन करने में आपको अपने रियल प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका बिज़नेस से हो रहा है, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप ये कभी-कभार अनुमान नहीं लगा पाएँगे कि जो हमने इनकम अर्न करी है, वो सच में बिज़नेस से हुई है या फिर जो मेरे अदर जो मैं और काम करता हूँ, उससे इनकम हुई है हमें। या जो हमने खर्चे किए हैं, वो बिज़नेस की तरफ किए हैं या वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर किए हैं। तो इस वजह से बेटर रहेगा कि आप अपने जो बिज़नेस का अकाउंट है, वो अलग ओपन करते हैं बैंक अकाउंट और उसमें ही सारे जो सेल्स हैं यानी कि जो इनकम है वो लीजिए, वो जो खर्चे हैं वो उसी अकाउंट से करिए, ताकि एक अलग बिज़नेस का अकाउंट मेंटेन रह सके, अलग ही उसका रिकॉर्डिंग हो सके और अलग ही वो पूरा चल सके ताकि आपकी बिज़नेस का जो पार्ट है वो हम कंप्लीटली अलग रहे और जो पर्सनल एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो कंप्लीटली अलग रहे। तो बेटर रहेगा कि हमेशा आप अपने बिज़नेस का अकाउंट अलग रखिए और अपना जो पर्सनल अकाउंट है उसको अलग मेंटेन करके चलिए। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शक को बताना चाहूँगा कि एक बाइफरकेशन रहेगा आपका, अगर पर्सनल अकाउंट रहेगा और बिज़नेस अकाउंट रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपके बिज़नेस से कितना ट्रांज़ैक्शन हुआ है, आपको कितना कुछ मिला है इनकम के तौर पे। तो इससे आपको अपने बिज़नेस को सँभालने में और बुक्स को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छी खासी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं मैम। एक व्यूअर हमसे जानना चाह रहे हैं कि क्या वे बुक कीपिंग खुद से कर सकते हैं? या उन्हें किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी? जैसा कि आप पहले बता चुकी हैं, लेकिन फिर से अगर वो जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मैम एक बार इस पे भी राय दे दीजिए अपनी। यस, अगर अब वही मैंने आपको बताया कि इन केस अगर आपको नॉलेज है तो किसी चीज़ की तो आप मतलब आपको बेसिक नॉलेज है तो आप किसी चीज़ से किसी से एडवाइस लेके अपना अगर आपका अभी नया-नया बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा खर्चा आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपना इनिशियल खुद ही स्टार्ट कर सकते हैं, खुद ही छोटी-छोटी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपका बिज़नेस जो है वो बड़ी लेवल पे पहुँचने लग जाएगा, वहाँ पे आपको खुद टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करिए, मेंटेन करिए। तो वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट को ज़रूर एज़ अ कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा ताकि वो आपके बिज़नेस की ये जो चीज़ें हैं, वो आपको समझा सके, वो आप खुद समझ सकें बिकॉज़ हर चीज़ देखो आप भी नहीं पढ़ सकते हो। आप इट इज़ नॉट ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस भी देखो और जो धीरे-धीरे जो क्योंकि हमारी कंट्री में लॉज़ जो हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होते हैं। हर 2 महीने पे हमारा 3 महीने पे आरबीआई की मीटिंग होती है, हर 2 मंथ्स में हमारी जीएसटी की मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें कुछ-कुछ चेंजेज़ होने लगते हैं। तो अगर बिज़नेसमैन उन चेंजेज़ को देखने लगेगा, तो फिर वो अपना बिज़नेस कब करेगा? तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो एक्सपर्ट्स को हायर करता है, प्रोफेशनल्स को हायर करता है कि जो भी चेंजेज़ हो रहे हैं आप मुझे बस बताते जाइए कि हाँ, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे अपने से बिज़नेस पे ध्यान देने दीजिए। तो इस वज़ह से अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इनिशियल स्टेज ऑफ बिज़नेस में आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं विद योर ओन नॉलेज बट आपको आगे जाके जब आपका बिज़नेस बड़ा होने लगेगा, स्केल आपका इंक्रीज़ होने लगेगा तो आपको एक एक्सपर्ट की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। आपको उसी को हायर भी करना चाहिए ताकि आप उससे एक स्टैट्यूटरी चीज़ों से रिलीफ पा सकें और अपने बिज़नेस से बिल्कुल ध्यान दे सकें और उसको इंक्रीज़ कर सकें। बिल्कुल। मैम एक और सवाल आया है कि बिज़नेस में अकाउंटिंग के लिए क्या कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा? अगर हाँ, तो वो कौन-सा होगा? यस, अब जभी भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपका भी छोटा बिज़नेस है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है, आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स की तलाश है, तो आप कुछ मोबाइल सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका बिज़नेस बड़ा है तो आप बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स टैली है, बिज़ी है, इन सब सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी अकाउंटिंग में आपको मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपके जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन तो जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया और आपको यूज़ करना नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको उसके लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वो आपको सॉफ्टवेयर नहीं सिखाएगा। सॉफ्टवेयर कंपनी आपको क्या सिखाएगी कि सॉफ्टवेयर कैसे चलना है। हेड्स आपको पता होने चाहिए कि मुझे किस हेड में क्या डालना है, कहाँ पे कैसे सेल डालनी है, सेल की एंट्री क्या होनी है, परचेज़ की एंट्री क्या होनी है, बैंक की एंट्री क्या होनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है अंदर, इसकी ट्रेनिंग आपको सॉफ्टवेयर जो कंपनीज़ होती हैं, वो प्रोवाइड कर देती हैं, जभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हो तब।
सॉरी। तो इस वजह से आपको अगर आपका जो बिज़नेस है वो इस स्केल पे है कि नहीं, आपको अब छोटे-छोटे मोबाइल सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल रहा आपका, तो आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग आपकी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। वो ट्रेनिंग को आप अपने को या तो लो, या तो अगर अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर आपका अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसको हो सकता हो आता ही हो। अगर उसको नहीं आता है तो आप उसको ट्रेनिंग दिलवाओ वो, ताकि वो उसमें स्किल हो जाए और वो उसमें अकाउंटिंग कर सके। तो अकाउंटिंग करने के लिए हमेशा एक पहले तो अकाउंटिंग जो होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, वो हमेशा पेपर फॉर्म में होती थी, वो एविडेंस रहती थी, लिखी लिखी जाती थी। बट अब वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चला गया, बिकॉज़ अब हम लोग बिल्कुल कंप्यूटर की और मोबाइल की एरा में हम लोग हैं। तो इस वजह से अब जो है वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो खाते मेंटेन नहीं किए जाते हैं। अब जो भी हम काम करते हैं वो कंप्यूटर पे करते हैं, लैपटॉप पे करते हैं या अपने फ़ोन पे करते हैं। तो उसके लिए बेशक सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल रहते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं और पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं। पहले आपने फ्री सॉफ्टवेयर्स को, अगर आपका इनिशियल बिज़नेस है तो आपका यूज़ करके देखिए, उसको यूज़ करिए, उसको चलाइए। आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका काम जो आप चाह रहे हो वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है उस सॉफ्टवेयर से। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप बड़े सॉफ्टवेयर पे स्विच करिए और जिनकी ट्रेनिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आपका अकाउंटेंट को हायर करिए, तो वो आपका रिकॉर्डिंग आराम से उस सॉफ्टवेयर पे कर देगा और तब आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया मैम। मैम, अगला सवाल है कि एक दर्शक हमसे जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने बिज़नेस बैंक अकाउंट से निजी खर्च यानी पर्सनल एक्सपेंस किया है, तो उसे किस तरह और किस बेसिस पर रिकॉर्ड किया जा सकता है? यस। अगर आपने अपने पर्सनल अपने बैंक अकाउंट से, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि जो पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और जो बैंक अकाउंट जो हमारा बिज़नेस का अकाउंट होना चाहिए वो अलग-अलग होना चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे क्या करते हैं, पर्सनल खर्चे कर देते हैं। तो हम जी, जब भी पर्सनल खर्चे करते हैं हम उसको हमेशा बिज़नेस से ड्राइंग्स मानते हैं। यानी कि सपोज़ हमारी जो शॉप है वो हमारी एक किराना स्टोर है और हम क्या कहते हैं कि घर से फ़ोन आया कि अरे 2 किलो 2 केजी राइस ले आइएगा। तो आपने क्या किया, आपने वही किराना स्टोर से आपने 2 केजी राइस निकाला और आप वो घर लेके चले गए। बल्कि वो जो आपका 2 केजी राइस था, वो आपका बिज़नेस से आपने पैसा निकाल के उसको परचेज़ किया था, वो आपकी इन्वेंटरी थी, वो आपका स्टॉक था, जो कि बिल्कुल। आपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया। तो आप उसको हमेशा क्या करेंगे, उसका कोई पैसा तो मिला नहीं आपको, घर जाके आप अपनी वाइफ़ से तो कहेंगे ही नहीं कि नहीं मुझे 2 केजी राइस का पेमेंट कर दीजिए। तो जी, बेटर आप लोग क्या हम लोग क्या करते हैं कि उसको ड्राइंग्स मानते हैं और हम लोग ये अज़्यूम करते हैं कि हमने बिज़नेस से अपने पर्सनल खर्चे के लिए हमने कुछ अमाउंट निकाला है। चाहे आप उसमें स्टॉक निकाला हो, चाहे आपने कैश निकाला हो, चाहे बैंक से पैसा निकाला हो, आपने कोई भी कहीं से भी पैसा निकाला हो, आपने कुछ भी यूज़ किया हो, तो हम उसको ड्राइंग्स मानेंगे और हम ये कहेंगे कि बिज़नेस से हमने अपने पर्सनल खर्चे के लिए वो अमाउंट निकाला है। तो वो हम एज़ अ ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे और अपने कैपिटल से उतना ही अमाउंट रिड्यूस कर देंगे। शुक्रिया मैम। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि एक व्यूअर हमसे पूछ रहे हैं, अकाउंटिंग बुक्स में बिज़नेस लोन की एंट्री कैसे कर सकते हैं? उन्हें इसकी प्रोसीजर के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी की ज़रूरत है। ओके। बिज़नेस लोन की मैंने अभी आपको बताया कि बिज़नेस लोन के जो हमारी एंट्री है वो इसी तरह से होती है। सबसे पहले बैंक में हमारा पैसा आता है, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। लोन अकाउंट हमारा करंट लायबिलिटीज़ या हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में उसका हेड क्रिएट हो जाएगा और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में वो 10 लाख रुपए शो करने लगेगा। जैसे-जैसे हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट होता जाएगा तो हम एंट्री करते जाएँगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट से जा रहा है, हमारे अपने बैंक से, या हम कैश में तो पेमेंट नहीं करते हैं इंटरेस्ट का, हम बैंक से ही पेमेंट करते हैं। तो इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो हमारा पीएल अकाउंट में जाएगा, तो हम उसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अपने कैश या बैंक अकाउंट जहाँ से भी हम अपने पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरेस्ट गवर्नमेंट या बैंक के खाते में, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और इंटरेस्ट को जो हम एज़ अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा उससे से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमने बिज़नेस के लिए लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो हम इसीलिए ती 2 एंट्रीज़ ये पास करेंगे। एक हम अपनी लोन जो हमें जब मिलेगा उसकी एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरी हमें जब इंटरेस्ट हम पे करते जाएँगे, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जहाँ कैश अकाउंट जहाँ से भी हम अपना पेमेंट इंटरेस्ट का कर रहे हैं। जी। अगला सवाल है मैम, इन बुक्स में एंट्री करना क्या दैनिक आधार पर ज़रूरी है? मतलब डेली करना चाहिए या इसे समय-समय पर रेगुलर इंटरवल्स पर किया जा सकता है? या अगर आपका बिज़नेस इनिशियल स्टेजेस पर है, आप लोग लगता है कि इनिशियल स्टेज में अभी हमारी बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही है, या आपका कोई ऐसा बिज़नेस, सपोज़ आप मशीनरी का बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक आपका बिज़नेस है जो कि बड़ी मशीनरीज़ को आप सेल करते हैं, तो वहाँ पे बड़ी मशीनरीज़ आपकी रोज़ नहीं सेल होंगी। आपकी कुछ टाइम पीरियड में, सपोज़ आपने हफ्ता भर में 1 मशीनरी सेल करी या 2 हफ्ते में 3 मशीनरी, 4 मशीनरी सेल करी,
तो वहाँ आपको रोज़ रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अगर आप वीकली रिकॉर्डिंग भी अपनी बुक्स की कर लेंगे, तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। बट जहाँ आपका मैंने सपोज़ ये आपका किराना स्टोर है या आपका कोई ऐसा गारमेंट्स का बिज़नेस है, जहाँ आपकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो सेल है, जो नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हैं पर डे के बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग पर डे बेसिस पे करनी रहेगी। क्योंकि वही आपको बेटर रहेगा, वही आपको एक पर डे बेसिस पे आपको निकाल के देगा कि पर डे के बेसिस पे आपको इतनी प्रॉफिट या इतना लॉस है। जहाँ आपका बिज़नेस ऐसा नहीं है, जहाँ आपका या शुरुआती बिज़नेस है, शुरुआती बिज़नेस में भी आपको इतना ज़्यादा आपके ट्रांज़ैक्शंस नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो हफ्ते या मतलब कि ऐसे फोर्टनाइटली में करा सकते हैं। बट जनरली आप जो बड़े-बड़े बिज़नेसेस होते हैं या जिनमें नंबर ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रीक्वेंसी ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ हम डेली बेसिस पे ही रिकॉर्डिंग करते हैं। जी। मतलब मैम एडवाइजेबल ये है कि आप अगर इसको अगर याद रख सकते हैं कि आपने क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन किए थे, कितना आपको आया था इनकम और कितना आपका सेल हुआ था, तो अगर आप इसको याद रख सकते हो ठीक है, लेकिन वरना डेली भी करने में कोई गलती डेली नहीं ही होगी। करनी चाहिए बिकॉज़ याद रखना तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। जी, अगर आप याद ही रखते तो कोई भी मेंटेन ही नहीं करेगा ना इतने सारे बिल्कुल, अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे। तो इस वजह से क्योंकि एक एंट्री जो है बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। तो याद रखना इतना पॉसिबल नहीं है, हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते हैं। तो बेटर यही रहता है कि हम क्या करें कि या तो हम डेली बेस पे रिकॉर्डिंग करें और या अगर हमें सेल ज़्यादा नहीं हो रही है तो हम क्या करें उसको वीकली रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आ गए हैं यूट्यूब लाइव सेशन के एंड पर, लेकिन आप अभी कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आप ज़ूम सेशन के माध्यम से हमसे जुड़े रह सकते हैं। ज़ूम का जो लिंक है, वो आपके यूट्यूब चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिए और आपके मन में जितने भी सवाल हैं, अगर आपके बिज़नेस में कोई समस्या है, तो उसका समाधान प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैम हमारे साथ हैं और आप उनसे अपने सवाल पूछकर अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।